एवरीवन, शुभ प्रभात। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे द कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी में। आज 23 जुलाई है, यानी कि 23 जुलाई है। तो आज का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है द हिंदू न्यूज़पेपर में, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स, क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, ओके, बाय कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी। तो पहला न्यूज़ था वो मनरेगा से था, तो इसको हम जीएस पेपर 3 दैट इज इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। और इसमें एक्चुअली ये जो कल का इकोनॉमिक जो सर्वे रिलीज हुआ है ना 2024, तो उसमें ये टॉपिक था कि लाइक मनरेगा का अभी भी जो वर्क पर्सन है वो भी स्ट्रेस में है। तो उससे रिलेटेड था कि लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द रिविजिटिंग द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एज ए पॉवर्टी एलिविएशन टूल, Chief Economic Advisor V. Ananta Nageshwaran noted in the economic survey that demand under the scheme was not a real indicator of the rural distress. इनका कहना ये था, मतलब जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम क्या है, वी अनंता नागेश्वरन, तो जो अभी कल का इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज़ हुआ है 2024 में, उनमें ये टॉपिक था कि ये जो स्कीम है रूरल डेवलपमेंट के लिए, मनरेगा स्कीम जो 2005 में ही इसको बनाया गया था, इसको एक्ट में लाया गया था, इसमें रियल इंडिकेटर नहीं है। जो अभी भी जो गांव के लोग, जो छोटे छोटे विलेज के लोग जो अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिस स्ट्रेस के अंडर में वो जा रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी भी ये मनरेगा का स्कीम उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा रहा है, या फिर एड्रेस का मतलब कि अभी भी ये जो स्कीम है मनरेगा वाला, ये जो प्रॉब्लम्स में फार्मर्स हैं, जो विलेज के लोग हैं, ये उनके लिए प्रॉपर रियल इंडिकेटर नहीं है। तो अब ये था कि हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मनरेगा एक स्कीम है, आप सभी को पता ही होगा, भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है, इसमें फंड दिया जाता है, 100 दिन का वर्क एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। जो भी अनस्किल्ड, जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन आप स्किल तो नहीं है लेकिन आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उससे आपको वेजेस भी मिलेंगे। तो मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, ओके, इन द वर्ल्ड, विच इज़ लॉन्च्ड इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा किसके अंडर में है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड अ लीगल गारंटी फॉर द 100 डे, मतलब मैंने बताया आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट आपको लीगल गारंटी देता है इन एवरी फिनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू द पब्लिक वर्क। मतलब जैसे ये लेबर वाला, जब मजदूर वाला वर्क हो गया, तो वो पब्लिक वर्क रिलेटेड, जैसे कि जो लोग अनस्किल्ड हैं, मैनुअल वर्क करना चाहते हैं एट ए स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज पे, ओके। एक्टिव वर्कर्स अभी तक 2023-24 के जो फिनेंशियल ईयर है, अभी तक कितने लोग इसमें रजिस्ट्रेशन या फिर से पार्टिसिपेटेड हैं? दैट इज 14.32 करोड़ पीपल, ओके। देन इसका मेन फीचर्स क्या है? द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मनरेगा डिज़ाइन इज इट्स लीगल गारंटी। मतलब एक तो आपको लीगली गारंटी करना है जो भी अनस्किल लोग हैं हमारे विलेज साइड में, रूरल एरिया में, ensuring that any rural adult can request the work and must receive it within the 15 days। मतलब अगर कोई भी एडल्ट अगर वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, आइदर मैन और वुमेन, तो उनको 15 दिन के अंदर आप उनका वर्क उनको प्रोवाइड करना है। इफ़ दिस कमिटमेंट इज़ नॉट मेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी प्रोवाइडेड। अगर वर्क नहीं मिल पा रहा है तो आपको उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस करके कोई चीज़ है उसको आपको प्रोवाइड करना है उन वर्कर्स को। इट रिक्वायर्ड दैट प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द वुमेन इन सच ए वे दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी, जितने बेनिफिशियरी हैं उसमें से 1/3 वुमेन होना जरूरी है, ओके।
Then Section 17 of the Manrega has mandated the social audit of all the work executed under the मनरेगा। ऐसा नहीं है कि इसका निरीक्षण भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जो इस एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो मैंडेट करता है कि जितने भी जो वर्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका सोशल ऑडिटिंग प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। देन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? दैट इज सेम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनिटरिंग द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन द एसोसिएशन विद द स्टेट। भारत सरकार हर राज्य के सरकार के साथ एसोसिएट करके ये स्कीम को लागू किया जाता है उस राज्य के अलग अलग रूरल एरिया में। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द परचेसिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल। ठीक है, प्राइमरली जो सेमी और जो भी अनस्किल्ड जो वर्कर हैं, टू द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल के नीचे आते हैं हमारे विलेज साइड रूरल एरिया में, उनको परचेसिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल इम्प्रूव करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। देन सेकेंड जो न्यूज़ था वो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स पे, इसको हम रिलेट करेंगे जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेटेड। ओके, तो अभी एक ही न्यूज़ में बना हुआ है कि इकोइंग द सेंटर्स कंसर्न ऑन द प्रोटेक्शनिज्म, द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ नोटेड दैट फोर्थ कमिंग जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो टैक्स है, जिसको हम सी बैट भी बोलते हैं, मोटेड बाय द यूरोपियन यूनियन वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। इनका जो पेरिस अग्रीमेंट है कि हमें कितना एमिशन को कम करना है, एक पर्टिकुलर हमने ईयर भी डिसाइड किया हुआ है कि उस टाइम तक हम ज़ीरो एमिशन या फिर कम एमिशन करेंगे। ऐसे भारत का है कि 2070 में हम नेट ज़ीरो एमिशन का दावा भारत ऐसा करता है। द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है, एज इट इज़ कॉल्ड, आर द टैरिफ that will apply on the energy intensive goods imported into the European Union। जो भी एनर्जी इंटेंसिव जो गुड्स इंपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन, उन पे एक टैरिफ, एक टैक्स लगना चाहिए। ये CBAM का ऐसा कहना है। देन अभी यूरोपियन यूनियन CBAM होता क्या है? एक की एलिमेंट है यूरोपियन यूनियन का, इसका फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज जो डिज़ाइन किया है टू स्लैश द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। मतलब ये लोग कम करेंगे ग्रीन हाउस एमिशन का 55%, मतलब 55% बाई 2030 कंपेयर टू द 1990 लेवल। जो 1990 का जो लेवल था उसके कंपेयर में 55% ये लोग कम करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। कब तक? 2030 तक। ओके, ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इज सेट टू इम्पोज अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिशन, okay, associated with the production of the specific goods which is imported to the European। मतलब एक उन पे फेयर प्राइसेस या फिर टैरिफ लगाया जाएगा जो इफ़ अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में अगर ज़्यादा कार्बन का एमिशन होता है तो उस पर्टिकुलर गुड्स पे एक फेयर प्राइस इम्पोज किया जाएगा एज ए टैरिफ ऑन दैट। ओके, देन अब CBAM एनवायरमेंटल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Yes, it will always seek to drive the cleaner industrial production outside the European Union, discouraging the carbon leakage। ठीक है, then second है by extending the carbon pricing to the import, the European Union aim to promote the global adherence to the stringent climate policies and mitigate the environmental impact of production process beyond its border। ओके, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अभी इसके अंडर में कौन कौन सा कवरेज, क्या क्या इसके टारगेट सेक्टर्स हैं? जैसे स्पेसिफिकली टारगेट द इम्पोर्ट ऑफ द सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। आप सभी को पता है कि सारे ये जितने भी सेक्टर्स इन्होंने टारगेट किया है, इन सबको इम्पोर्ट करने में जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स का जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, ग्रीन हाउस कार्बन का एमिशन होता है। ठीक है, दिस गुड्स विल फेस द कार्बन प्राइसिंग मेजर इफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन हैव लेस रिगरस क्लाइमेट पॉलिसी दैन द EU। अगर कोई जो कंट्री ये सारे प्रोडक्ट को, मतलब ये सारे गुड्स को बना रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा पॉलिसी है जो बहुत रिगरस नहीं है, रिगरस इन द सेंस कि बहुत सीरियस नहीं है ग्रीन हाउस एमिशन को लेकर के, तो ऐसे सच प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा टैरिफ इनको देना पड़ेगा। Importer will be required to purchase the carbon certificate corresponding to the embedded carbon emission in their product। Okay,
जो तीसरा जो न्यूज़ था वो था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ये इसको हम जीएस पेपर 3 दैट इज इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, किसके अंडर में आता है, वेदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इंडिया का सबसे एंटी ट्रस्ट बॉडी हैज़ आस्क्ड द रिलायंस इंडस्ट्री एंड वॉल्ट डिज्नी अबाउट द 100 क्वेश्चन linked to their $8.5 billion India media asset merger, including the details on the sports right, as it heightened the scrutiny of the deal, source told the Reuters. इनका मेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब इसको हम एक कानून या फिर एक्ट के तहत बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है इसका, और इसको कौन सा एक्ट है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2022, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमोटिंग द फेयर कॉम्पिटिशन इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट मतलब इकोनॉमिक, जो भी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन जो मार्केट है, इनमें एक फेयर प्रॉपर तरीके से कंपटीशन हो, ताकि वो प्रमोट करे, डेवलप करे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भारत का, प्रिवेंटिंग द प्रैक्टिसेस दैट में एडवर्सली अफेक्ट द कंपटीशन। देन CCI इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है दैट एनफोर्स द कंपटीशन लॉ एंड इंश्योर दैट देयर इज नो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, anti-competitive agreements or combination that could lead to the monopolies or restrict the competition। कोई भी कंपनी अगर वो अपना मोनोपोली करना चाहेगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CCI एक बहुत इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करता है एक प्रॉपर फेयर कंपटीशन को इंडियन मार्केट में। ये इंश्योर करता है कि देयर इज़ नो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, ऐसा कोई कंपनी डोमिनेट करके नहीं बैठेगा मार्केट में। एंटी को हाँ कंपटीशन होगा बट इट शुड बी वेरी फेयर इनफ, ओके। देन कोई मोनोपोलिस नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन नहीं होगा। Then its primary objective is to foster a competitive business environment and protect the interest of the consumers and the small business also. The CCI has the authority to investigate and take the action against the anti-competitive practices, impose the penalty on such practices, issue the order to ensure a level playing field in the Indian market. Then अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ये बना कब था। इसको वाजपेयी के गवर्नमेंट में बनाया गया था। एस्टेब्लिश द CCI अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। द कंपटीशन एक्ट 2007 वाज इनैक्टेड टू अमेंड द कंपटीशन एक्ट। 2007 में इसको अमेंड किया गया था एंड दिस अमेंडमेंट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CCI एंड द कंपटीशन एपलेट ट्राइब्यूनल का भी अमेंडमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। The central government established the Competition Appellate Tribunal to hear and dispose of the appeals against any direction, issue or order which is passed by the CCI. This body was, however, later replaced by the National Company Law Appellate Tribunal in the 2017. Okay, वाह। Then thank you so much। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कोई भी अगर क्वेरीज होता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल अस ऑन दिस नंबर, और ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन द Instagram and Facebook ID, and also you can mail us. Thank you so much for today's session.